हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपका अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको किस तरीके से उत्तर मौर्य काल की स्टार्टिंग हुई है, जब पुष्यमित्र शुंग जो कि है अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर देता है, उसके बाद आपका शुंग वंश स्टार्ट होता है और यहीं से आपका उत्तर मौर्य काल की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया शुंग वंश के बाद जब 18वें शासक आए शुंग वंश के, भागभद्र, फिर हेलियोडोरस के विषय में बताया था। फिर आपको मैंने शक, कुषाण किस तरीके से उन्होंने भारत पर शासन किया इसके विषय में बताया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको मैं इसके आगे बढ़ता हुआ एक वंश आता है आपका सातवाहन वंश, उसके विषय में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश क्या है कि इससे कई बार सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से आप इसके विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, सातवाहन वंश। ओके दोस्तों, ये जो सातवाहन वंश है क्या होता है कि जब तक मौर्य थे, ऐसे समझिए, आपको मैंने बताया था कि मौर्यों ने क्या किया था, केंद्रीकरण कर दिया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने दक्षिण भारत में भी क्या था, अपना नियंत्रण कर रखा था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जब मौर्य जब होते क्या है, जब आपकी ये टाइम आता है वृहदत्त वाला, ठीक, अब ये जब शासक कमजोर हुआ है, ऐसा क्या हुआ, कमजोर था, इसी टाइम पे डेमेट्रियस जो था उसने आक्रमण किया था इस पर। ठीक है, तो ये और कमजोर हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गया था इस क्षेत्र में। तो क्या था, मौर्यों का जो केंद्रीकरण वाला जो सिस्टम था वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो गया। केंद्रीकरण में क्या करते थे, राजा को ये हरा देते थे, राजा इनके समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर देते थे। उसके बाद क्या होता था कि जो राजा होता था वो जो मेन शासक है उसको क्या करते थे, अपनी ओर से हमेशा कुछ ना कुछ राजस्व इन सब का हिस्सा दिया करते थे। विभिन्न त्योहारों में भेंट वगैरह उन तक पहुंचाई जाती थी। ठीक है, लेकिन जब ये शासक क्या हुए, कमजोर हो गए आपके, जब ये कमजोर हुए तो ये जो शासक थे इनके अधीन, उसमें मौर्यों के जो अधीन पहले थे वो कौन थे आपके, उसमें सातवाहन भी थे। ठीक है, मौर्यों के अधीन सातवाहन भी थे, और जब मौर्य कमजोर हुए आपके, तब जाकर के यही जो सातवाहन है इन्होंने अपने हाथ में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपको देखा जाता है, और इन्होंने दक्षिण भारत में राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण एंड नगरीकरण, ऐसे समझ, नगरीकरण, ये दो चीजें इन्होंने क्या करी, दक्षिण भारत में कर दी। क्योंकि यहाँ पर है मौर्य आपके कमजोर हो गए, अब इनको मौर्यों के आगे झुकना नहीं था, इन्होंने उनसे अपने को स्वतंत्र करा दिया था। ठीक है, तो जब स्वतंत्र कराएंगे, तो जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र कराता है तो क्या होता है, जैसे आप समझिए अगर देश है, तो हम लोग 1947 में भारत देश यानी कि हम लोगों का देश आजाद हुआ था, तो उसके पहले हम लोग क्या थे, हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते थे, उपनिवेश होते थे, तो हम लोगों का कोई अपना पर्सनल अस्तित्व नहीं था। ठीक, जब ब्रिटिश एम्पायर ये कमजोर पड़ा तो हम लोगों ने क्या किया, आजादी के लिए आह्वान किया और आजादी प्राप्त की। तो आजादी प्राप्त करने के बाद क्या किया, हमने देश का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण मतलब देश में एकता की भावना, कि हमारा देश, हमारा तिरंगा झंडा, तो ये क्या एक तरीके से एकता की भावना डेवलप हुई, तो वही एकता की भावना आपको क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर नगरीकरण हुआ उस क्षेत्र का, यानी कि वहां पर जिस तरीके से आज की डेट में हम लोगों का क्या है, एक तरीके से नगरीकरण है, यही कारण उन्होंने भी नगरीकरण किया था। अब आप नगरीकरण के विषय में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट नगरीकरण कब हुआ था, पहला नगरीकरण जो था आपका वो हुआ था, कब हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, इसके बाद जब ये खत्म हुआ तो सेकंड जो आपका नगरीकरण हुआ था
लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आपका हुआ था महाजनपद के टाइम, जब ये बने थे, कब? 600 बीसी, ठीक, 600 ईसा पूर्व में, ठीक है, 600 ईसा पूर्व में महाजनपद के टाइम क्या हुआ? नगरीकरण देखने को मिला। और तीसरा नगरीकरण, जो थर्ड नगरीकरण है, ठीक है, ये आपका कब हुआ? ये दक्षिण भारत में हुआ आपका। किसके टाइम में? तो ये हुआ सातवाहनों के टाइम में। इन्होंने ये बहुत बड़ा चेंजमेंट लाया था दक्षिण भारत में। सातवाहनों ने क्या किया था? राष्ट्रीयकरण के साथ में नगरीकरण लाए थे, ठीक। ये जो तीन है, इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए, ये आपको आगे भी काम देगा, ठीक। ओके, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये किस टाइम हो रही है? लगभग आपकी हो रही है ये जो नगरीकरण, तीसरा नगरीकरण बोल सकते हैं इसको। ये हो रहा है आपको 200 बीसी, यानी कि दूसरी शताब्दी। ये होगी आपकी छठी शताब्दी, छठी शताब्दी हो गई। ये आपकी दूसरी शताब्दी, सेकेंड सेंचुरी, ठीक, शताब्दी बीसी, दूसरी शताब्दी में, ठीक। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये नगरीकरण आपका दक्षिण भारत में हो रहा है। ओके, लाइट चली गई, एक मिनट। ओके, ये तो लाइट जब चली जाती है ना, पूरा जो पढ़ाने का कहाँ ध्यान था, पूरा दिमाग से हिल जाता है। चलिए, अच्छा, देखिए, पहला नगरीकरण, सेकंड जो आपका नगरीकरण है, और इसको तीसरा नगरीकरण आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका दूसरी शताब्दी में हो रहा है, कब? सातवाहनों के टाइम, दक्षिण भारत में, ठीक। इसको नोट कर लिए। अब आगे आइए, अब आते हैं पॉइंट पे। अब सातवाहनों के विषय में बताते हैं, ठीक, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सातवाहन जो है, ठीक ठीक, इनको क्या कहते हैं? इनको आंध्र, लिख लीजिए, इनको आंध्र भी कहते हैं, ठीक। देखिए इसको, आपका जो सातवाहन वंश है, इसको सेतु राज्य भी कहते हैं, सेतु राज्य, लिख लीजिए, इसको सेतु राज्य भी कहते हैं, सेतु राज्य। अब ये क्यों कहते हैं? देखिए, सेतु राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से जो उत्तर भारत की संस्कृति थी, उत्तर भारत की संस्कृति क्या थी? संस्कृति जो है वो ट्रांसफर हुई थी कहां पर? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में आई थी। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? एक सेतु यानी कि पुल, यानी कि ब्रिज। ब्रिज जो होता है वो क्या होता है? जोड़ता है किसी दो चीजों को। तो उसका ये काम कर रहे थे, इसलिए इनको कहा गया ये जो राज्य है, इनका शासन है, वो सेतु राज्य है, ठीक है। इनको आंध्र वंश भी कहते हैं। और जो सातवाहन है, इनकी जो स्थिति है वो क्षैतिज है, जो इन्होंने, इनका वंश है जहां पर ये इस समय है, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक, क्षैतिज स्थिति में है, ठीक है। क्षैतिज मतलब हो गया इस टाइप से। एक ये वाली जो स्थिति होती है, ये, तो ये जो स्थिति होती है ये लंबवत होती है, ठीक है। और ये वाली जो नीचे वाली स्थिति होती है, ये होती है क्षैतिज। तो इनका जो शासन है वो इस टाइप से है भारत के नक्शे में। अब दिखाते हैं, ठीक है, अब दिखाई दे क्या, ठीक। ये देखिए, तो इनकी जो स्थिति इधर महाराष्ट्र से इधर तक आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, और इस बीच है, ठीक है, डायरेक्शन अगर देखो तो
तो एक तरीके से क्या है, यहाँ तो इनका इस टाइप से इनका डेवलपमेंट है, तो क्या है ये एक तरीके से ये क्षैतिजी हो गया। ओके, ये कंडीशन क्या है, ये सीधे इस तरीके से डेवलपमेंट है, ठीक। दक्षिण भारत में इस तरीके से इनका डेवलपमेंट है, इसलिए इसको क्षैतिज बोला गया है कि क्षैतिज इनका डेवलपमेंट हुआ था। ओके, ठीक। देखिए ये जो सातवाहन वंश है, इनका जो विकास है, विकास जो है वो कब से है, हमने अभी आपको बताया था मौर्य काल से देखने को उनका मिलता है, ठीक। मौर्य काल से ही इनका विकास हमने आपको बताया कि ये मौर्यों के अधीन में थे, ठीक। लेकिन जब मौर्य कमजोर हुए, केंद्रीकरण उनका डगमगाया, तब जाकर के एक तरीके से सामंतवाद एक शब्द होता है, उसको बाद में बताएंगे आपको। लेकिन ये मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उसकी अपनी सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है। संप्रभुता मतलब हो गया कि उस व्यक्ति को जो चीज पसंद होगी वो करेगा, जो नहीं पसंद होगा उसको मना करेगा। ये व्यक्ति की जो एक तरीके से ईगो होता है, हाँ वही चीज आपकी क्या होती है, सोवरेनिटी होती है। तो जब ये लोग सातवाहन स्वतंत्र हुए तो इनका एक अपना अधिकार आ गया पर्सनल, कि हम अपने काम में डिसीजन लेंगे, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता, ठीक है। तो इनका विकास कब देखा जा रहा है, मौर्य काल में देखा जा रहा। और जो अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, विलेख हैं, उसमें इनको क्या कह रहे हैं, सातवाहनों कहा जा रहा है दक्षिण का रक्षक, दक्षिण का रक्षक। दक्षिण का जो रक्षक है वो किसे कहा जा रहा है, अशोक के अभिलेख में सातवाहनों को, ठीक। दक्षिण का सातवाहन वंश को अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है, दक्षिण का रक्षक। देख लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज ये देख लीजिए, इसके संस्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। संस्थापक जो थे वो थे सिमुक, ठीक है। सिमुक नाम के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका सीधे सटीक आंसर सिमुक। अब बताते हैं जो सातवाहन है प्रारंभ में कहां थे, प्रारंभ में महाराष्ट्र में थे, ठीक है। महाराष्ट्र में थे, जहां पर क्या है, मुंबई है। मुंबई क्या, आपकी फिल्म सिटी, ओके। प्रारंभ में ये यहाँ पे थे, बाद में इनका विस्तार कहां तक हुआ, तो वो अब हो गया महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश, इसीलिए इनको आंध्र कहा गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश तक इनका विस्तार हो गया था, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था मैं बना के कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश इनका विस्तार हो गया था बाद में। आपको हमने नगरीकरण बता दिया है। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन मान लो पूछता है कि दक्षिण भारत में नगरीकरण कब हुआ, ठीक है, कब हुआ, अगर ये पूछे तो आंसर में क्या लिखेंगे आप। वैसे तो सातवाहन वंश के टाइम देखा गया है, लेकिन ये क्या है, उत्तर मौर्य काल में ही तो देखोगे आप, इसको उत्तर मौर्य काल आप बोलोगे, ठीक है। उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के जस्ट बाद जितने भी आपकी डायनेस्टी आ रहे, जितने वंश आ रहे हैं, उनका रोल हो रहा है, वो सब क्या है आपका उत्तर मौर्य काल, ठीक। कुषाण चाहे कनिष्क, ठीक। तो ये चीज है इसमें, इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, और लिख लीजिए। देखिए पूरा डायग्राम टाइप बनाना है आपको, ताकि आपको मैप जो होता है ना, मैप के तरीके बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बताते हैं कि जो पहली लौह क्रांति, लिख लीजिए,
पहली लौह क्रांति दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के टाइम में, ठीक है, टाइम हुई, ये भी याद रखिएगा, ठीक। पहली लौह क्रांति, पहली जो आयरन, इस तरीके से समझ लीजिए, रेवोल्यूशन जो है, लौह क्रांति क्या है, इनके टाइम में भी, उसमें होता ये है, ये इसलिए होती है क्योंकि उस समय क्या होता है, हम लोग का भूमध्य सागरीय जो व्यापार, ठीक है, भूमध्य सागर से होकर जो व्यापार जाता था भारत का, ठीक है, लगभग वो क्या था, उसका पतन हो चुका था उस टाइम, उसके अपने कारण रहे थे, इसको इतना समझ लीजिए कि भूमध्य सागरीय जो हम लोगों का व्यापार था, ठीक है, उस समय क्या था, ये पतन की ओर था, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जब ईरान और रोम का विवाद हुआ था, तो उस टाइम भारत की इकोनॉमी काफी बूस्ट हुई थी, वो बूम पर थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये सातवाहनों टाइम आता है उत्तर मौर्य काल में, तो वही, क्योंकि वहां भारत से खाड़ी से होता हुआ क्या भूमध्य सागर से जो रास्ता था, तो वो भूमध्य सागरीय व्यापार जो था हम लोग का, वो पतन की ओर था, तो जिससे क्या था, भारत में चांदी का अभाव था, भारत में चांदी नहीं आ पा रही थी, ठीक है, चांदी का अभाव था भारत में, वहां से चांदी नहीं आ पा रही थी, ओके। इसीलिए उन्होंने जो सातवाहन थे, फिर सातवाहनों ने क्या किया, इन्हीं सातवाहनों ने, ये जो सातवाहन थे, इन्होंने चांदी के विकल्प के रूप में किसे दिया, विकल्प के रूप में रांगा एंड सीसा, लेड, रांगा और सीसा जो धातु का, रांगे को इंग्लिश में बोलते हैं पोटी, पीओटी में पोटी, ठीक है, पीओटी या पोटी, इसको बोलते हैं सीसा यानी कि पीबी, यानी कि लेड, ठीक है, लेड पीबी। तो इन्होंने क्या किया, इस रांगे और शीशे के बने जो थे सिक्के जारी किए थे, क्योंकि चांदी के सिक्के थे, फिर सिक्के बनाए, ओके। उस टाइम उन्होंने इस तरीके से कार्य किया था। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोला गया था कि पहली आपकी लौह क्रांति देखने को मिली थी, ठीक। ओके, इसको नोट कर लीजिए और लिखिए, खत्म ही कर दें। सातवाहनों ने कोल्हू का बैल जो होता है ना, कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल ना बोलो, ऐसे बोलो, कोल्हू का आविष्कार किया, ठीक है, कोल्हू का आविष्कार किया। अब आप सोचिए, जो आप लोग गन्ने वगैरह से पहले हम लोग क्या कोल्हू का यूज होता था, गन्ने तेल वगैरह निकालने के लिए, कोल्हू का बैल जिसको बोलते हैं, बैल क्या होता घूमता था चारों तरफ, उससे तेल या गन्ना वगैरह पिसता था, ठीक है। तो कोल्हू का आविष्कार किसने किया था, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम है। तो यही है आपके सातवाहनों, सोचो सातवाहनों से कोल्हू का जो आपका है आविष्कार हो गया था, ठीक। आपको नगरीकरण बता दिया, ठीक। इन्होंने ही, सातवाहनों ने मराठी प्राकृत भाषा को क्या किया, संरक्षण दिया था, मराठी प्राकृत भाषा। मराठी आप जानते हैं महाराष्ट्र में क्या है, मराठी बोली जाती है, ओके। और इन्होंने संरक्षण इसको दिया था, जबकि सातवाहनों की ही राजकीय जो भाषा थी, राजकीय भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो राज्य में यूज होती थी, एग्जैक्टली कॉपी पेन इस तरीके से बोलिए, पेन पेपर पे जो लिखित होती थी वो संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज।
ओके, लिख लिया इसको, इसको लिख लीजिए सही से है, आपको इसमें भी और आगे भविष्य में बहुत काम देने वाला है। ठीक, देखिए इसी के सातवाहनों के जो 17वें शासक थे, 17वें शासक 17, ठीक है, शासक थे वो थे हाल, ठीक है, 17वें शासक हाल हुए। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है, लिखा क्या है, गाथा, गाथा, गाथा सप्तशती, ठीक है, सप्तशती लिखी इन्होंने, इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी हुई है, जो कि क्या है 700 प्रेम कथाओं का संग्रह है, 800 प्रेम कथाओं का संग्रह है, मतलब लव स्टोरीज में भी है, ठीक है, लव स्टोरीज। ओके, ये गाथा सप्तशती है और इसकी लैंग्वेज क्या है, वही अब कौन सी है, मराठी प्राकृत भाषा, भाषा जो है वो है मराठी प्राकृत भाषा। ओके, इसको नोट कर लीजिए, सुबह सुबह जुकाम गले का होता है। ठीक, इतना लिख लिया। इसमें एक चीज और देखिए कितनी खूबसूरत, कभी कभी कुछ कोल्हू का बैल, देखिए कोल्हू इन्होंने आविष्कार कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता था, एक चीज बड़ी अच्छी चीज है, देखिए इसमें सातवाहन वंश में क्या था, परंपरा इनकी थी, इसमें व्यक्ति के नाम के साथ, लिख लीजिए, व्यक्ति के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जाता था, माता का नाम, नाम जोड़ा जाता था, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे कि नाम आपका जो होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, सन ऑफ। जब भी आपको बोला जाता है कि आपका नाम क्या है तो बोलोगे रमेश सन ऑफ महेश, ठीक है, पिता का नाम होता है जनरली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सातवाहन वंश देखिए कितना यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बढ़िया है कि जो आपका व्यक्ति यानी कि अगर बच्चा है तो उसके नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जा रहा है, ना कि पिता का नाम। पिता का नाम जोड़ते हैं तो वही बताते हैं ना कि पितृ सत्तात्मक, ठीक है ना, तो पितृ सत्तात्मक सत्ता यहाँ पर नहीं देखी जा रही, लेकिन माता का नाम जोड़ा जा रहा है जनरली। तो माता का समझिए उस समय महिलाओं की बहुत ही बढ़िया स्थिति रही होगी, ठीक है। तो व्यक्ति के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जाता है। जैसे आज जो है, आज भी लगभग हर सर्टिफिकेट में हम लोग क्या होता है, पिता का नाम चलता है। लेकिन वो जो एक वो नहीं होता हम लोग का, कौन सा होता है, पैन कार्ड, पैन कार्ड, उसमें माता का नाम चलता है, ठीक है। ये अच्छी चीज है अपने आप इस टाइम। ओके, अच्छा इसमें देखिए ये तो आपको हमने बता दिए, और कई जगह बची, अगर हम सोच रहे हैं यही निपटा दें, इसी में एक जगह और निपटा दें, खत्म ही होने वाला, हम सब ऐसे चला दे रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन इसको हमें मिटाना पड़ेगा अभी थोड़ा और, इसको लिख लिया था, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, और इसको हो गया था, इसको हटा दे रहे हैं, समझाने वाला। अब देखो क्या बच रहा है, देखिए इसमें एक बात ये है, इसमें जो उत्तराधिकारी था ना, अधिकारी होता था, वो कौन था आपका, इसमें भतीजा था। ये देखिए इसमें जो उत्तराधिकारी था वो भतीजा था, यानी कि सातवाहन वंश में वैसे देखिए जनरली क्या होता है, हर राजा चाहता है कि जब भी वो हटे तो उसका कौन बने, पुत्र ही बनता है, हमेशा बनता रहा है। हर वंश में पुत्र ने ही पिता का स्थान ग्रहण किया है। किसी भी राजा का स्थान जब दूसरा राजा लेता था स्वेच्छा से, तो वो उत्तराधिकारी कौन होता था, उसका पुत्र होता था। लेकिन सातवाहन वंश में उत्तराधिकारी घोषित किसे किया जाता था, भतीजे को, ठीक, भतीजे को। ये बढ़िया परंपरा थी इनकी। इसी में ही सातवाहन वंश में एक आपके हुए हैं
गौतमी पुत्र शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, आपसे पूछ लिया जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश के थे, डायरेक्ट आंसर आप देंगे सातवाहन वंश के। ठीक है, और ये ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने धार्मिक कारणों से, धार्मिक कारणों से क्या था, भूमि अनुदान दिया था, भूमि अनुदान यानी कि लैंड ग्रांट, ग्रांट। ठीक है, भूमि अनुदान का मतलब क्या हो गया कि भूमि को किसी अच्छे कार्य के लिए, वो भी क्या धार्मिक रीजन से बता रहे हैं, ठीक, धार्मिक कारण से वो भूमि का अनुदान दे रहा। अनुदान ऐसी चीज होती है जिसमें क्या होता है कि पैसा, यानी कि भूमि की बात है तो भूमि क्या कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है। राज्य में कौन था, सातवाहन वंश था, तो सातवाहन वंश धार्मिक उद्देश्य से आपको भूमि अनुदान में देता था कि ठीक है आप अपना कार्य करिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस तरीके से उस समय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये देखिए धार्मिक कारणों से अनुदान देता है, और यही जो आप भूमि अनुदान दे रहे हो यही आपका क्या है, सामंतवाद का जन्म होता है। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। ठीक है, यानी सामंतवाद वो चीज होती है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपको ये पता होगा जैसे क्लास में छोटे बच्चे होते हैं तो टीचर अगर आता है क्लास में तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो बच्चे खड़े होना भी एक तरीके से सामंतवाद का प्रतीक ही है कि वो आप सम्मान बोलो अलग बात है, लेकिन हर वो चीज जिसके सामने आपको अनावश्यक हरकत करनी पड़ जाए, अनावश्यक झुकना पड़ जाए, जैसे कि स्टूडेंट है उनको सिखाया जाना चाहिए, वो तो संस्कार होता है, लेकिन इसको एक तरीके से आप मान सकते हो जैसे कि जो अधिकारी वर्ग में क्या होता है कि बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के सामने जाता है तो वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है, तो सामंतवाद यही चीज होती है। ठीक है, सामंतवाद का मतलब होता है कि शोषण करने वाला। अब यहाँ अधिकारी वर्ग ये सब इनमें हम नहीं बताएंगे आपको, वो चीज नहीं है, एक तो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं केवल। ठीक है, वो तो उनका अपना रूल होता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। सामंतवाद जो होता है, सामंतवाद में क्या होता है, शोषण होता है। सामंत जो लोग होते हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं और वो राजा से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो राज्य पूरा जो राजस्व होता है उसकी वसूली करते हैं। ठीक है, और उसकी वसूली करने के बाद जो हिस्सा होता है उसका कुछ परसेंट राजा उनको दे देता है और बचा कुचा परसेंट वो राजा को ये देने जाते हैं, तो ये होते हैं सामंतवाद। तो सामंतवाद का जन्म क्या हो रहा है, लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान देने से हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास भूमि आ जाएगी तो भूमि का क्या करोगे आप, भूमि का आप यूज करना शुरू कर दोगे अपने कार्यों के उद्देश्य के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं धार्मिक कारणों से भी आप उसमें क्या कर सकते हो, अपना बाकायदा व्यापार भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सामंतवाद का इससे जन्म हो रहा था, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बस इसमें अब ये बताते हैं सातवाहन में एक स्त्री शासक भी हुई है, स्त्री शासक भी हुई है जिसका नाम है नागरिका। ठीक है, एक स्त्री शासक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये नागरिका है, ये स्वतंत्र शासिका है, यानी कि स्वतंत्र शासिका है, यानी कि बात ये है कि ये कोई राजा की पत्नी नहीं थी, ये राजा की पत्नी नहीं थी बल्कि ये खुद इसने रूल किया डायरेक्ट राज्य पे। तो सातवाहनों में एक स्त्री शासिका भी आपको सीधे पता है स्त्री शासिका क्यों हुई, क्योंकि आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा व्यक्ति के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जा रहा है ना कि पिता का नाम, तो यानी कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी थी, उनको प्रॉपर राइट्स दिए गए थे। ठीक है, तो उसी का ये अच्छा परिणाम था कि जो स्त्री शासक है वो नागरिका एक स्वतंत्र शासक के रूप में होती थी। ठीक है, और ये जो आपको मैंने बताया गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में कि उन्होंने भूमि अनुदान दिया और किस तरीके से फिर सामंतवाद का कहीं ना कहीं इससे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो वही ये जो घटना है, ये जो घटना है, इस घटना का जो वर्णन है वो नासिक गुहा लेख में मिलता है, नासिक गुहा लेख। और इस प्रकार से आपका सातवाहन वंश कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सातवाहन वंश मैंने आपको लगभग पूरा करा दिया, इतना ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन इसी बीच लगभग आपको फंस जाएगा। ठीक है, जितना करा दिया इसको सही से नोट कर लीजिएगा।
ओके ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल में, ठीक है, जो हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है गुप्त काल, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।